इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक हाई एक्सप्लोजिव ब्लास्ट था और उसके अंदर पैलेट्स और दीगर धमाका खेज मवाद मौजूद था। इब्तदाई तौर पे तो ये ऐसे लग रहा है कि वो प्लांटेड कोई डिवाइस थी जिसकी वजह से एक्सप्लोजन हुआ। साल में ये पहला वाक़या हुआ है। पहले इस्लामाबाद में 5 वाक़यात हुए हैं। 18 तारीख को इस्लामाबाद में हमारे कांस्टेबल मुनव्वर जो हैं वो शहीद हुए। 2 दहशतगर्द TTP ने कबूल किया, वो जवाबी फायरिंग में मारे गए। उनके 6 लोग जो उसके मोबाइल फ़ोन से निकले जहाँ उन्होंने रात को क़याम किया और उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। पागल नहीं है, क्योंकि SSP साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ये कोई पागल नहीं है। कोविड के नंबर्स बढ़ रहे हैं आपके सामने और बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। कराची तेज हवाओं की लपेट में है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज रात भी तेज हवाएं चलने का यह सिलसिला जारी रहेगा। जहां एक जानिब इन हवाओं ने कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया है, वहीं दूसरी जानिब छतें, दीवारें, बिजली के पोल गिरने के मुख्तलिफ वाकयात में 2 अफराद के जाँ बहक और 5 के करीब अफराद के जख्मी होने की इतलात भी मौसूल हुई हैं। प्रोग्राम पाकिस्तान के सवाल में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले हम बात करेंगे कराची में इसी मौसम के हवाले से और ये जो नुकसानात सामने आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा हम न्यूज़ मोनस सिराज। मोनस, बताइएगा कि किन किन मकामात पर ये अफसोसनाक वाकयात रुनुमा हुए हैं? कहीं पर छतें गिरी, कहीं पर दीवार या बिजली के पोल गिरने से भी हमने नुकसानात देखे हैं, और एग्जैक्टली नुकसान हुए कितने हैं? साद, बहुत शुक्रिया। आज सुबह से ही शहर कायद में जो है तेज़ हवाओं के झक्कड़ चल रहे हैं बग़ैर किसी वक्फे के, और इन हवाओं के नतीजे में जो तूफ़ानी हवाएं चल रही हैं, जो गर्द गुबार धूल मट्टी है वो तो उड़ ही रहा है। इसके अलावा जो खस्ता हाल मकानात हैं, ख़ास तौर पर कराची की कच्ची आबादियों में, गोठों में, वहाँ जो है वो इस तरह के वाक़यात ज़्यादा रोनुमा हुए हैं कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में। और अब तक मजमूई तौर पर 2 बच्चों समेत 5 अफराद जो हैं वो जाबाक हो चुके हैं, जबकि ख़वातीन और बच्चों समेत जो है वो 6 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। जिन इलाकों में ये नाखुशगवार वाक़यात पेश आए हैं उसमें गुलशन बीमार का इलाका, इसके अलावा नॉर्थ नाज़ाबाद का इलाका ज़िला बस्ती है, वहाँ भी पेश आया एक वाक़या। इसी के साथ साथ शेरशाह, गुलबई, औरंगी टाउन और सुरजानी टाउन के इलाके शामिल हैं। औरंगी टाउन और सुरजानी टाउन में 2 बच्चे जो है वो दीवारें गिरने के वाक़यात में जाबाक हुए, जबकि दीगर 3 मकामात पर जो है वो 3 अफराद जाबाक हुए। इस तरह से ये मजमूई तौर पर तादाद 5 हो जाती है। अगर ऐसे लोगों की बात की जाए जो कि इन वाक़यात में ज़ख्मी हुए हैं इन हादसात में, तो उसमें बल्दिया स्पार्को रोड के करीब एक मकान की छत गिरी जिसमें ख़वातीन और बच्चों समेत 3 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए। इसके अलावा जो बिजली के पोल गिरने के वाक़यात हैं, इसके अलावा जो पुराने कदीम दरख्त हैं वो भी उखड़ गए आज इन तेज़ हवाओं के झक्कड़ों के बाइस, जिसके नतीजे में ये तमाम तर सूरत हाल रोनुमा हुई। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के पोल भी गिरे जो कि पुराने थे और उसके नतीजे में बिजली का निज़ाम भी मुतासिर हुआ। तो मजमूई तौर पर शहर में सूरत हाल ये है कि हादसात व वाक़यात जो है वो बढ़ गए इन तेज़ हवाओं के बाइस। अच्छा मुनस्सी, बताइए कि क्या इन तेज़ हवाओं के हवाले से पहले कोई वार्निंग जारी नहीं की गई थी? और अगर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अलर्ट जारी किया गया था, तो क्या पेशगी कोई इकदाम नहीं किए गए थे? क्योंकि ये जो इमारतें, छतें गिरी हैं, दीवारें गिर रही हैं, पुराने बिजली के पोल गिर रहे हैं, ये ऑलमोस्ट हम हर साल ये वाक़यात देखते हैं और इसमें कीमती इंसानी जानों का ज़िया भी हम देखते हैं। तो फिर कोई इकदाम क्यों नहीं किए गए? कोई साथ हैरान कुन सूरत हाल ये भी है कि न सिर्फ ये कि पेशगी इक़दाम, बल्कि जब ये तमाम तर सूरत हाल रोनुमा हो रही थी, इस दौरान भी मैंने शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आज सड़कों पे मैं घूमा, विज़िट किया, इन तमाम तर वाक़यात को रिपोर्ट भी किया। इस दौरान कोई भी ऐसे मकाम हमें नज़र नहीं आया जहाँ ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से या हुकूमती मशीनरी जो है वो मुतहर्रिक नज़र आती, या उनकी जानिब से जो है वो कोई ऐलानात कराए जा रहे होते, या शहरियों को एहतियाती तदाबीर के हवाले से बताया जा रहा होता, या शहरियों को आगाही फराहम की जा रही होती कि वो इस मौसम में किस किस तरह की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और किस तरह से अपने आप को महफूज रख सकते हैं। ऐसा कहीं कोई नज़र नहीं आया, ना हुकूमती मशीनरी हरकत में नज़र आई, ना कोई ज़िला इंतज़ामिया के नुमाइंदे या उनका अमला नज़र आया जो कि लोगों को आगाही फराहम करता। ये एक खासी परेशान कुन सूरत हाल थी एक आम शहरी के लिए कि उसके लिए उसने इस सूरत हाल में, मौसम की जो बदलती सूरत हाल है, उसमें किस तरह से अपने आप को महफूज बनाना है, ऐसा लोगों को बिल्कुल नहीं पता। दूसरी जानिब जो तिब्बी माहिरीन है वो ये बताते हैं कि चूँकि जो गर्दो गुबार है, धूल मट्टी है, वो बहुत ज़्यादा उड़ रही है, तो लिहाजा इस मौसम में जो है वो शहरी नज़ला ज़ुकाम
जुकाम की बीमारी का भी शिकार हो सकते हैं, तो लिहाजा एहतियात शहरियों को बरतने की वाज़ेह हिदायत भी जारी की गई हैं। बहुत शुक्रिया मोहन सिराज, हमारे साथ आप मौजूद थे और कराची की सूरत हाल पर हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, 20 जनवरी 2022 गुज़श्ता रोज़ न्यू अनारकली लाहौर में धमाके में 9 साला अबसार समेत 3 अफराद जाँ बहक जबकि 29 अफराद जख्मी हो गए। जहाँ एक जानिब ये अफसोसनाक सानिया जिंदा दिलों के शहर की फजा सोगवार कर गया, वहीं दूसरी जानिब मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात ने शहरियों की तशवीश में इजाफा कर दिया है। क्या एक मरतबा फिर मुल्क में अमन अमान की फजा मुतासर करने के लिए दहशतगर्द अनासिर सरगर्म हो चुके हैं? ये एक सवाल है। प्रोग्राम में जिस अहम सवाल पर अपने मौजूद मेहमान से बात करेंगे उस सवाल पर एक नजर डाल लेते हैं। हमारा सवाल कुछ इस तरह से है कि लाहौर अनारकली में धमाका, तहकीकात में अब तक क्या पेशरफ्त सामने आई है? इस सवाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर हमारे सामने इतलात मौसूल हो चुकी हैं, ज़ाहिर प्रेसेस भी आए हैं, गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं, वैकी करने वाले मुल्ज़िमान को भी गिरफ्तार किया गया। अब तक मजीद तफ्तीश में क्या पेशरफ्त सामने आई है? क्या किसी ग्रुप पर ये कहा जा सकता है कि उसकी जानिब से जिम्मेदारी कबूल की गई हो या जिसकी जानिब से ये कार्रवाई की गई है? जी शुक्रिया जी। देखिए, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और लाहौर शहर के अमन को अपने हाथ में लेने की कोशिश की गई है। हमारी तमाम एजेंसीज जो हैं वो बड़ा वेल कोऑर्डिनेटेड इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। अभी तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तमाम एविडेंस जो है वो कलेक्ट कर लिया गया है, CCTV कैमरास की फुटेजेस भी रिट्रीव की, उससे भी की है, कॉल डेटा रिकॉर्ड्स के जरिए भी ये सुराग लगाया गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कहना अभी कबल अज़ वक्त है कि इसकी जिम्मेदारी किसी एक ग्रुप के ऊपर है या इसका क्या स्केल था। लेकिन ये है कि बहुत जल्द इस सिलसिले में जब मजीद पेशरफ्त होगी तो ये फिर चीज़ जो है सामने लाई जाएगी। अच्छा सर, कल जब ये अफसोसनाक वाक़या हुआ तो ज़ाहिर इब्तदाई तौर पर आपने भी ये कहा था कि ये प्लांटेड डिवाइस हो सकता है ये सानिया सारा, और जब बाद में अस्पताल से भी इतलात मालूम हुई जो अफराद ज़ख्मी थे उनके जिस्म से लोहे की पत्तियाँ भी बरामद हो रही थी, तो इस हवाले से क्या अब तक क्लैरिफाई हो सका है कि किस नौयत का ये धमाका था और क्या इस्तेमाल किए गए थे इसमें धमाका खेज मवाद? जी नहीं, वो तो खैर आई थिंक वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। मैं आपको ये बताऊं कि उस वक्त वो बात करने का मकसद ये था कि पहले शुरू में मीडिया में एक कंप्लेंट थी और ये लगा था कि शायद ये एक्सीडेंट है, लेकिन जो फिर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी उसी वक्त बात सामने आ गई कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक प्लांटेड डिवाइस था और एक दहशतगर्दी का वाकया था, तो इसलिए वो वजाहत करना जरूरी थी। लेकिन उसमें किस किस्म का मटेरियल यूज हुआ है, किस तरह डेटोनेशन हुई, कौन लोग इन्वॉल्व थे, ये जाहिर है कि वो चीजें हैं जिन थ्रेड्स पे भी काम हो रहा है। इसमें कुछ चीजें हमारे सामने भी हैं, लेकिन जाहिर है कि ये हसास नौयत की मालूमात हैं और जब तक ये तहकीकात मुकम्मल ना हो जाए, मेरा ख्याल है 30 मील में इसको बाहर लाना अभी पब्लिक में बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अच्छा हसन साहब, पहले भी इस तरह के वाकयात हमने कैपिटल इस्लामाबाद में भी देखे, फिर मुल्क के दीगर शहरों में भी हुए, फिर इंटीरियर मिनिस्टर ने भी ये कहा कि दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं। क्या मजीद भी थ्रेट्स हैं लाहौर जैसे अहम शहर को भी या पंजाब में भी दीगर इलाकों में? जी देखिए, थ्रेट्स तो थी, पहले भी हैं, भी जाहिर है कि है, और अब ये वाक़े हो गए हैं तो जाहिर है कि अब सारे हाई अलर्ट के ऊपर हैं। लेकिन इंशाल्लाह हम ऐसे वाक़यात का सद्दे बात करेंगे और पाकिस्तान में अब दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी पे ग्रो कर रहा है और ये इंशाल्लाह हमने इनको पनपने नहीं देना। और बाकी हमारी जो थ्रेट अलर्ट रिसीव हो रही हैं उसके मुताबिक हमारा जो पुलिस है, हमारा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, बाकी एजेंसीज हैं, वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करती हैं, कर भी रही हैं। तो इंशाल्लाह इनका हम रोकथाम भी करेंगे, इनका सद्दे बात भी करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि ये मुस्तकबिल में इंशाल्लाह नहीं होंगे। लेकिन बहरहाल हमारी तमाम एजेंसीज जो हैं वो हाई अलर्ट के ऊपर हैं और तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं। अच्छा सर, यही आपसे जरा हम जानना चाहेंगे कि इस प्लेटफॉर्म से आप आवाम तक भी पैगाम पहुंचा दें और ये भी बता दें कि क्या हिफाजती इकदाम गवर्नमेंट की जानिब से लिए जा रहे हैं और आवाम को किस हद तक अलर्ट रहने की जरूरत है? देखिए, इसके अंदर तो आवाम को बिल्कुल इस हद तक मोहतात रहने की जरूरत है कि अगर वो कहीं को मशकूक शख्स देखें, कोई मुश्तबा कार्रवाई देखें, कोई ऐसी चीज देखें, कोई अबेंडेंड मोटरसाइकिल हो, कोई सामान हो, तो फौरी तौर पे जो है वो पुलिस को इतला करनी चाहिए और इस तरह की चीजों से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। तो आवाम भी इसमें हाथ बटाएं। फिर अपने हमसायों के अंदर अगर कोई ऐसा शख्स देखें, कोई ऐसे किराएदार देखें जो मुश्तबा एक्टिविटीज के अंदर मुलव्विस हो, उनको लगे तो फौरी उनकी इतला करनी चाहिए। अच्छा हसन साहब, तहकीकात में ज़ाहिर है सेफ सिटी के कैमरास भी बड़ी मदद देते हैं, ज़ाहिर है वो भी मुख्तलिफ एंगल से और मुख्तलिफ टाइम पीरियड की टाइम लैप्स की वीडियोस की मदद से और फुटेजेस की मदद से ज़ाहिर है तहकीकात में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। कि इस वक्त शहर लाहौर में जितने भी सेफ सिटी कैमरास नस्ब हैं, तमाम फंक्शनल हैं और तमाम तक ठीक तरीके से काम कर रहे हैं? क्योंकि पहले ये भी इतलात थी और कुछ मामला सामने आए थे कि शायद कैमरास ही फंक्शनल नहीं है और कई मकामात पर काम नहीं कर रहे सही से।
हूँ, सेफ सिटी के हजारों कैमराज हैं और हर वक्त कभी ना कभी कुछ कैमरों में नुक्स भी होता है। बीच में एक कॉन्ट्रेक्चुअल इशू आया था जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर थे, वो रिजॉल्व किया गया है और उनको ऑपरेशनलाइज किया गया है। जहाँ पे ये वाकया हुआ है वहाँ पे ज्यादातर जो कैमरे थे वो ऑपरेशनल थे, उनकी फुटेजेस मिल भी गई हैं, रिट्रीव भी की गई हैं और उन पे काम भी हो रहा है। तो ये काफी एक बेबुनियाद चीज से चल रही है। बाकी ऑपरेशनली ये है कि मेंटेनेंस का काम हर वक्त चल रहा होता है इन चीजों के अंदर, कोई ना कोई कैमरा आउट ऑफ ऑर्डर होते हैं और हमारी जो टीम होती है सेफ सिटी की वो फौरी जाकर उसकी मरम्मत करती है और उनको फिर ऑनलाइन लाती है, बहाल करती है। अच्छा सर, दूसरा जरा इस मामले के साथ साथ सानिया मरी की जो इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक की गई और उस पर जो 15 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई भी की गई और बर वक्त जो वादा किया गया कि जितने वक्त में रिपोर्ट सामने लाई जाएगी उतने वक्त में लाई गई, लेकिन ऑपोजिशन की जानिब से आज भी ये कहा गया है कि ये रिपोर्ट इसको नॉन सीरियस करार दिया गया कि जो सही जिम्मेदार हैं उनका तयन नहीं किया गया। कि आप समझते हैं कि जो 15 अफराद जिनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी की गई और कार्रवाइयाँ की भी गई हैं, मौतलियाँ भी की गई हैं, क्या एग्जैक्टली यही जिम्मेदार है? देखिए, मैं पहले जरा अपनी बात बता दूं और फिर ऑपोजिशन की बात करते हैं। देखिए, जब भी इस तरह का वाकया होता है उसके दो हिस्से होते हैं तहकीकात के। एक ये देखना होता है कि क्या ये हादसा प्रिवेंट किया जा सकता था और अगर किया जा सकता तो क्या लैप्सेस थे और कौन लोगों के इसमें रिस्पॉन्सिबल थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट है इसका एक हिस्सा उन लोगों से डील करता है। वज़ीर आला पंजाब ने वादे के मुताबिक वो रिपोर्ट करवाई भी, पब्लिक भी की और जो जो एक्शन रिकमेंड किया गया वो मिनोइन जो है उसको इम्प्लीमेंट किया गया। दूसरी तरफ वो रिपोर्ट और भी सिफारिशात देती है कि मुस्तकबिल में ऐसे हादसात का सद्देबाब कैसे होना चाहिए और वो तमाम काम जो है वो भी हो रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऑपोजिशन को ऐसे हादसात पे सियासत करने से शर्म आनी चाहिए। और मैं आपको जरा याद कराऊं मॉडल टाउन का जो इंसिडेंट था, जहाँ पे स्टेट के अपने लोग पे 69 लोगों पे गोलियां चलाई गई, 14 लोग जो शहीद किए गए और वहाँ पे हुकूमत का क्या रिस्पॉन्स था। तो आज जो आकर मैं देख रहा था कि हमजा साहब जो बातें कर रहे हैं, इनसे ये पूछना चाहिए कि मॉडल टाउन के वक्त आप लोगों ने क्या किया है? उस वक्त आपका ज़मीर कहाँ सोया हुआ था? उस वक्त ये जो आप स्ट्रेटजी लोगों को प्रपोज कर रही है तो एक फिर भी कुदरती आफत थी, नागहानी आफत थी और जहाँ पे नेग्लिजेंस हुई है 7 दिन के अंदर उनकी तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल करके सजा दी गई है। लेकिन ये उनसे सवाल करना चाहिए कि भाई मॉडल टाउन में जब हुआ, जब आपके अपने कहने पे पुलिस ने गोलियां चलाई 69 लोगों पे, उसकी जिम्मेदारी किसने कबूल की? क्या आपका रिस्पॉन्स था? कैसे आपने तहकीकात जो इंडिपेंडेंट तहकीकात होनी थी? बिल्कुल हसन साहब, आपके सवाल बिल्कुल वैलिड हैं, ये सवाल उठाए भी जा रहे हैं। लेकिन जो सानिया मरी के हवाले से अब रिपोर्ट में एक नुक्ता जिसको उठाया भी जा रहा था, जब रिपोर्ट पब्लिक भी हुई थी, जब एसी मरी को खासतौर पर मुअत्तल किया गया था, जब ये सानिया हुआ था उसके बाद गालिबन चीफ सेक्रेटरी ने भी और दीगर ब्यूरोक्रेटिक हाइब्स ने फौरन ट्वीट की जिसमें उन्होंने एसी मरी की कारकर्दगी को सराहा, उनके लिए अवार्ड की सिफारिश भी की। लेकिन बाद में जब उन्होंने ही ये इंक्वायरी रिपोर्ट को हेड किया और इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई तो एसी मरी को मुअत्तल किया गया। तो क्या रिपोर्ट में बाद में तहकीकात में ये पता चला कि उनकी तरफ से ये गफलत हुई और पहले ये नहीं पता था इसलिए उनके लिए अवार्ड की सिफारिश भी कर दी गई थी? देखिए एसी मरी के हवाले से जो एप्रिसिएशन की ट्वीट थी वो इस हादसे से पहले की है और उससे पहले जब ट्रैफिक का मसला बना था तो उन्होंने रिजॉल्व कराया था। हम ये समझते हैं कि एक शख्स जो है या वो अच्छा होगा या बुरा होगा। एक शख्स जो है एक रोज अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, अगले दिन उससे कोताही हो सकती है। जरूरत इस बात की है कि जज़ा और सजा का सिस्टम हो, जिस दिन अफसरान अच्छा काम करें अप्रिशिएट करें, अगर कोताही हो तो बात हो। तो मैं नहीं समझता कि ये दोनों चीजें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। एक दिन हो सकता है उनकी तारीफ हुई, उन्होंने अच्छा काम किया हो, हादसा हुआ है जब उसके जो अवामिल हैं उनका तयन किया गया है, उस बुनियाद पर अगर उनको सजा दी गई है तो पहले दिन का वाक़या है। तो ये दोनों बातें मैं समझता हूँ ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं। अच्छा हसन साहब, आखिर में ये बताइएगा कि अब मजीद क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली मरी में ये अफसोसनाक सानिया सामने आया है, सबकी आंखें भी खुली हैं, अब सब डेफिनेटली जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, अभी कर भी रहे हैं। अब ये जो मशीनरी ख़राब भी है, फिर अमला मौजूद नहीं है, ऐसे जब जिस वक्त ज़रूरत है, जो सानिया का वक्त है, उस वक्त इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम्स का ना होना, अब कैसे इंश्योर किया जाएगा कि आइंदा खुदा न खास्ता इसके सूरत हाल हो तो इतने बड़े नुकसानात से बचा जा सके? देखिए, कुछ हम टेक्निकल काम कर रहे हैं और कुछ स्ट्रेटेजिक कर रहे हैं। टेक्निकल काम हम ये कर रहे हैं कि हमारी SOPs मौजूद हैं, काफी फंड मौजूद है, कुछ उसकी मेंटेनेंस वगैरह की जरूरत होती है, लेकिन जरूरी इस बात की है कि मौके पर को अमल दरामद करवाया जाए, जो बहरहाल इंतजामिया का काम है और इसीलिए एग्जाम्पल सेट की गई है ताकि आइंदा से उनके ऊपर मुकम्मल अमल दरामद हो। लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ स्ट्रेटेजिक काम करने हैं, जिसके लिए हम मरी के ऑटोमेटेड एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं। मरी को जिला का दर्जा देने का भी वज़ीर आला ने इसीलिए अप्रूवल दिया है
कि वहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग है वो स्विफ्ट हो और फौरी तौर पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एसपी को लगाया गया है ताकि सीनियर अफसरान वहाँ पे मौजूद हों। एक अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किया जा रहा है और वहाँ पे SMD स्क्रीन लगाएंगे ताकि लोगों को वाज़े तौर पे वार्निंग हो। हमारे लोग जनरली ऐप्स वगैरह से देख के नहीं ट्रैवल करते तो उनकी सहूलत के लिए वो लगाने की भी ज़रूरत है, वो भी लगा रहे हैं। उसके अलावा टूरिज्म डिपार्टमेंट और 1122 मिल के जो कुछ नए इमरजेंसी रिलीफ सेंटर्स हैं और रेस्क्यू सेंटर्स हैं वो भी बनाने का प्लान करें और बहुत जल्द वो बन जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे इकदाम हैं जो अब हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में मजीद ऐसे इकदाम होंगे कि ऐसे हादसा का सद्देबात किया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हसन खबर साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, दीगर कुछ मामला जिन पर आपसे बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। 20 जुलाई 2021 वो बदकिस्मत दिन जब जाहिर जाफर ने सफाकियत और बर्बरियत का मुजाहिरा करते हुए अपने हैवान से भी बदतर होने का सबूत दिया और बेरहमी से नूर मुकद्दम से जिंदगी की सांसें छीन ली। आज ठीक 6 माह गुजरने के बाद भी हर अदालती पेशी पर अपनी बेटी के सफाक कातिल को कभी अपने पैरों पर, कभी कुर्सी पर तो कभी स्ट्रेचर पर अदालत आते, अजीबो गरीब हरकतें करते और खुद को जहनी तौर पर बीमार साबित करने की कोशिश करते जाहिर जाफर को देखकर नूर मुकद्दम के वालिदैन पर क्या गुजरती होगी उसका अंदाजा हम में से कोई भी नहीं लगा सकता। डॉक्टर्स की जानिब से मुल्ज़िम जाहिर जाफर को ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त करार दे दिया गया है, जिसके बाद अब केस की अगली समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। क्या तमाम तर शवाहिद और जुर्म के एतराफ़ के बावजूद नूर मुकद्दम की जिंदगी बेनूर करने वाला सफ़ाक जाहिर जाफर अपने अंजाम को पहुंच जाएगा? ये एक सवाल है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम के सेगमेंट में जिस आम सवाल पर अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान से बात करेंगे। हमारा सवाल ये है कि नूर मुकद्दम केस, मुल्ज़िम जाहिर जाफर मेडिकली फिट करार, क्या अब मामला जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नूर मुकद्दम के वकील शाह खावर साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर, इस केस के साथ अब इसमें कोई शक नहीं है कि एक जज्बाती पहलू वाबस्ता है, जिस तरह से वाकयात हमारे सामने और जिस तरह से ये वारदात रूनुमा हुई, और शायद यही वजह है कि कानूनी पहलू जितने भी हैं शायद हम उस तरह से समझ नहीं पाते। अब हर पेशी पर कभी हम देखते हैं कि कुर्सी पर मुल्ज़िम को लाया जा रहा है, स्ट्रेचर पर लाया जा रहा है। सर, क्या वजह है? जब मेडिकली फिट भी करार दिया गया है, फिर क्यों कभी कुर्सी पेश की जा रही है मुल्ज़िम को, कभी स्ट्रेचर पेश किया जा रहा है? सर देखिए, वो जो सबसे जो इसमें वाइटल जो पॉइंट था वो ये था कि उन जो मेन मुल्ज़िम है उसकी तरफ से उनके वकील ने उनको ज़हनी मरीज जो है वो के लिए या साबित करने के लिए एक एप्लीकेशन दी थी, जो कि एडिशनल सेशन जज साहब जो इस केस की ट्रायल कर रहे हैं, उन्होंने दोनों तरफ से, प्रोसिक्यूशन साइड से भी, डिफेंस साइड से भी बहस सुनने के बाद एक बड़ा मुफस्सल हुक्म जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जज जो उन्होंने कहा है कि मेरी ओपिनियन के मुताबिक ये ज़हनी मरीज नहीं है, चूंकि ये पहले बहुत सारी तारीख पेशियों पे पेश होता रहा है, वो बिल्कुल मेरे से अदालत से भी मुकालमा करता रहा और वो बिल्कुल नॉर्मल था। तो न ही उनका कोई ऐसा साबका कोई सबूत पेश किया गया है, मेडिकल हिस्ट्री भी नहीं है कि जिससे ये साबित हो कि वो पहले जो है वो ज़हनी मरीज रहा है। तो वो वाली जो प्ली है वो तो डिसमिस हो चुकी है। जहां तक उसको कोई और बीमारी लाहक हो सकती है जिसकी वजह से उसको स्ट्रेचर पे या कभी व्हील चेयर पे लाया जाता है, तो उसका भी केस के मेरिट्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हकीकत ये है कि इसमें जितने इस्तगासा के गवाहान थे वो सारे जो है वो गुजारे जा चुके हैं। अब सिर्फ एक जो तफ्तीशी ऑफिसर है जिसने चालान पेश किया, जिसने सारी तफ्तीश की है, उस पे जिरा जो है वो 50% मुकम्मल हो चुकी है और अभी 24 जनवरी को उन पे मजीद जिरा भी मुकम्मल हो जाएगी, तो प्रोसिक्यूशन अपना सारा केस जो है वो कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद फिर एक डिफेंस को भी एक उनको अपने दिफा का मौका दिया जाता है, वो भी 1-2 तारीखें उसमें और होंगी और मेरा ख्याल है कि ये इस महीने के एंड तक ये केस अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा और इसमें कोई फैसला आने की तवक्को है। अच्छा सर, ठीक है, एक जानिब तो ज़ाहिर है आप ये केस लड़ भी रहे हैं, लेकिन बतौर सीनियर कानूनदान जो सारी केस की प्रोसीडिंग्स आपने देखी हैं, अब ज़ाहिर है मेडिकल रिपोर्ट भी आई है जिसमें उसे मेडिकली फिट मुल्ज़िम को करार दिया गया है। अब क्या समझते हैं, क्या पॉसिबल मंतकी अंजाम निकल सकेगा इस केस का? जो मरहुमा के वालिद हैं, जो वो दरख्वास्त कर रहे हैं इस मुल्ज़िम को सज़ा के लिए, क्या वो सज़ा मिल जाएगी सर?
देखिए बात यह है कि इस्तगासा ने जो है वो, ये पुलिस ने पहले उसमें जो चालान पेश किया है, तफ्तीश की है, वो बिल्कुल ठीक लाइंस पे है। उसमें चूंकि ये वाकयाती शहादत का केस है, तो इस वक्त जो मुलज़म के खिलाफ जो जो सबूत सामने लाए जा चुके हैं, चाहे वाकयाती शहादत की सूरत में वो फॉरेंसिक जो एविडेंस है वो आई गई है, या साइंटिफिक बुनियादों पर, या CDR है, या जो वो उनके घर में से जो CCTV जो रिकॉर्डिंग साबित हुई है, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो मेन मुलजिम को उस जुर्म के इर्तिकाब के लिए उसको जोड़ रही हैं, और तमाम कड़ियां अभी तक तो मिली हुई हैं, और उसमें कोई ऐसा मेरा ख्याल में कि डिफेंस कोई उसमें कोई डेंट डालने में कामयाब नहीं हो सकेगा। तो अगर ये प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित कर दिया उन्होंने मेन मुलजिम के खिलाफ भी और शरीक मुलजिमान के खिलाफ भी, तो उसमें तो फिर जो ज्यादा से ज्यादा सजा है कत्ल की, वो तो सजाए मौत है, तो वो देनी तो अदालत ने है, वो उनका जो है ये इख्तियार खुसूसी है। लेकिन हमें ये उम्मीद है कि जो केस अभी हमने प्रेजेंट किया है उसमें मुलजिम और उसके शरीक मुलजमान सख्त से सख्त सजा से नहीं बच सकेंगे। अच्छा सर, इस सारी जो केस की प्रोसीडिंग्स हुई हैं और जो सारे मामला पेशरफ सामने आई है, क्या नूर मुकद्दम के वालिद और उनकी फैमिली जो जाहिर है, क्या वो मुतमईन हैं तमाम तर जो पेशरफ हुई है सर? जी बिल्कुल मुतमईन है, क्योंकि वो उनके वालिद जो है वो हर तारीख पेशी पे हाजिर होते रहे हैं, सारी प्रोसीडिंग्स को देखते रहे हैं, और उनके सामने सारा ट्रायल हुआ है। तो वो बिल्कुल मेरी दानिश में वो उनको बड़ा इत्मीनान है कि पुलिस ने भी एक अच्छा केस बनाया, प्रोसिक्यूशन ने अच्छा केस प्रेजेंट किया, तो उसके बाद फैसला जो है वो अदालत ने करना है। ठीक है, तो सर आप एक आखिर में जरा बता दीजिए कि आप क्या समझ रहे हैं कि किस टाइम लाइन तक हतमी फैसला जो है वो मुतवक्के है सारे केस का? जी मैंने अर्ज किया कि ये 24 तारीख जो है, 24 जनवरी जो कि बिल्कुल नजदीक, उससे हमें इम्कान है कि हम प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्लोज कर देंगे। उसके बाद फिर बयान मुलजिम होता है, उनसे क्वेश्चन जो है वो अदालत देती है कि आपके खिलाफ ये क्यों शहादतें आई और आप उस अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हैं। अगर वो अपनी सफाई में कुछ शहादतें गुजारना चाहेंगे तो उनको मौका दिया जाएगा, और उसके बाद जो है वो एक बहस होगी दोनों जानिब से, फिर अदालत जो है उसके ऊपर अपना फैसला नाफिज कर देगी। और मेरा ख्याल है कि क्योंकि जो हाई कोर्ट से भी जो टाइम लाइन जो 6 हफ्ते और दिए गए थे ट्रायल कोर्ट को, वो भी इस महीने के आखिर में खत्म हो रहे हैं, और जो ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट है वो भी माइंडफुल है, और उन्होंने टाइम फ्रेम जो मांगा हुआ है उसके अंदर अंदर वो इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचा देंगे। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया शाह खबर साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे और इस सारे केस के हवाले से जो पेशरफ थे और तफसीलात थे उसे मैं आगाह करें। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और कुछ और मामला पर बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 के इनेकाद में 6 रोज बाकी रह गए हैं, जहां एक जानिब PSL का बुखार अपने उरूज पर है, वहीं दूसरी जानिब मुल्क में बिलखुसूस कराची में तेजी से बढ़ते कोरोना केसेस ने सूरत हाल को तशवीशनाक बना दिया है। PCB की जानिब से NCO से मुशावरत के बाद कराची स्टेडियम में तमाशाइयों की तादाद को 25% और सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद तक महदूद कर दिया गया है, जबकि मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज में कोरोना केसेस सामने आने और कराची में 46% से जायद केसेस का क्या PSL को भी ये मुतासिर करेंगे, ये एक सवाल है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम के सेगमेंट में जिस हम सवाल पर अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से बात करेंगे, उस सवाल पर एक नजर डाल लेते हैं। हमारा सवाल यह है कि कराची में कोरोना वायरस की शरह 46% से जायद, दूसरे शहरों में भी सूरत हाल तशवीशनाक, क्या मौजूदा हालात में PSL पर भी खतरे के बादल मंडला रहे हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्जा इकबाल बेग साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर बताइएगा कि कोविड की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, PCB के जो मामलात हैं ज़ाहिर वो आप देख रहे हैं, फ्रेंचाइजीज के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, क्या PSL 7 का इनेकाद अपने स्केड्यूल के मुताबिक होगा? सर बहुत बहुत शुक्रिया साद, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके बाद कोई विंडो नहीं है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मार्च में ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर आ रही है, और अगर हम PSL को मुलतवी करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम जो कि तकरीबन 1998 के बाद 24 बरस बाद पाकिस्तान आ रही है, तो उसके दौरे पर भी इसके असरात मुरतब होंगे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला कर लिया है कि PSL करानी है, वरना इब्तिदा में
ये कहा जा रहा था कि कराची में 46% केसेस हैं, शायद किसी भी तमाशाई के जाने की इजाजत ना हो दाखिले की, लेकिन अब 25% तमाशाइयों के दाखिले की इजाजत है। लेकिन गुज़िश्ता PSL के मुकाबले में साथ इस मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खतरे को भांपते हुए सख्त प्रोटोकॉल अडॉप्ट किए, जिसमें कि एक इंटेग्रिटी बायोसिक्योर बबल मैनेजर जो है वो होटल में होगा, खिलाड़ियों को मुख्तलिफ किस्म की हिदायत जारी की गई हैं और खिलाड़ियों को कहा गया है 5 मुख्तलिफ अकसाम की पेनल्टीज रखी गई हैं और उसमें भी कैटेगराइज किया गया है कि अगर कोई एक्सट्रीम उसको तोड़ेगा तो उसको PSL से बाहर कर दिया जाएगा। उसके अलावा खिलाड़ी किसी को अंदर अपने कमरे में नहीं बुला सकता, जो साथ का खिलाड़ी यानी कि जो उस बबल में उसको भी नहीं बुला सकता। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सख्तियां की हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और कहा है कि कम से कम अगर 12 खिलाड़ी जो हैं जिनका कोविड टेस्ट जो है वो नेगेटिव हुआ वही खेल सकेंगे। अगर किसी टीम के खुदा न खास्ता 20 में से 8 खिलाड़ी जो हैं वो उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन अगर 12 से कम खिलाड़ी हुए किसी टीम के पास तो फिर उस सूरत में वो मैच मुलतवी किया जा सकता है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बायोसिक्योर बबल में एक 15 और खिलाड़ियों को शामिल किया है जो किसी टीम में तो शामिल नहीं है, लेकिन फॉर द प्रिकॉशनरी मेजर्स, जी हाँ, उनको रिजर्व प्लेयर्स को रखा गया है कि अगर कभी जरूरत पेश आए तो उनको टीम में शामिल किया जा सकता है। मिर्जा साहब, क्या ये भी बताइएगा कि कुछ इत्तलात थी, कुछ फ्रेंचाइजीज की जानिब से शायद तहफ्फुज़ात थे कि खिलाड़ियों में कोविड केसेस अभी सामने आए हैं, इन इत्तलात में कितनी सदाकत है? क्या आप जानते हैं कौन कौन खिलाड़ी हैं जिनमें ये कोविड केसेस सामने, और क्या फ्रेंचाइजीज मुत्तफिक हैं PCB के इस फैसले से? नहीं, अभी तक तो किसी फ्रेंचाइजीज के हवाले से कोई ऐसी खबर नहीं है साथ के उनके किसी के पॉजिटिव आए हो। अलबत्ता PCB के हवाले से खबर है, PCB की जो HBL PSL से वाबस्ता उस्मान वाला है उनका कोविड टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया, और उसके अलावा ऑन जैदी हैं जो PSL से वाबस्ता है PCB के ऑफिशियल, उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया है और वो दोनों जो हैं 10 दिन के क्वारंटीन पर हैं। इसके अलावा नेशनल स्टेडियम कराची में जो ग्राउंड स्टाफ है 10% ग्राउंड स्टाफ का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है। तो ये तो PCB के और जो है उनकी सूरत हाल है। लेकिन चूंकि खिलाड़ी बड़े इस दफा जिस तरह का सख्त बायोसिक्योर बबल है, 1 महीने तक खिलाड़ियों को रहना है साथ। कल से 20 जनवरी से कल से ये खिलाड़ी जो है वो बबल में आ गए, तो एक बड़ी अजीब सूरत हाल होगी, ज़हनी तनाव का शिकार हो सकते हैं खिलाड़ी, क्योंकि क्रिकेट खेलने आए या फिर किसी कैद खाने में वो महबूस होकर रह गए। ये सारी चीजों को देखना पड़ेगा। अच्छा मेरे साहब, कराची के हवाले से ज़ाहिर ये सख्त प्रोटोकॉल्स अपनाए गए, PCB ने फैसला किया जिसका आपने भी जिक्र किया। लाहौर का ये कहा जा रहा है कि फरवरी के पहले हफ्ते में कोविड केसेस को देखते हुए फैसले किए जाएंगे। अब कोविड की अभी जो सूरत हाल है, आप अपने तज्ज़िये और तजुर्बे में क्या देखते हैं? क्या यही फैसला किया जाएगा कि हतमी तौर पर तमाम मैचेस फिर कराची में ही खेले जाएं? बहुत मुश्किल नजर आता है फिलहाल। अभी सूरत हाल ये देखनी है 7 के 27 जनवरी से जब PSL शुरू होगी उसके बाद देखते हैं कि क्योंकि कराची में 27 जनवरी से फिर वो 7 फरवरी तक मैचेस हैं PSL के, तो देखते हैं खुदा ना खास्ता अगर इस सिचुएशन में, ऐसी सूरत हाल में इस दौरान कोई केसेस ज्यादा सामने आते फिर उसके बाद क्या होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ा मोहतात है इस PSL के हवाले से, क्योंकि इसके बाद कोई विंडो नहीं है। अब आप देखें ना, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम आएगी, फिर पाकिस्तान की सीरीज है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, फिर आज T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया गया जो अक्टूबर में होगा, सितंबर में एशिया कप प्लान है, तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो अब कोई इनको विंडो मिलेगी नहीं, अगर करा सकते हैं तो इसी में कराएंगे। और इस मरतबा PSL को जनवरी में शुरू करने का फैसला किया गया, जबकि जब 2016 में जब से ये PSL शुरू हुई तो हमेशा फरवरी के महीने में होती थी। अच्छा, लेकिन इस मरतबा जल्दी अब चूंकि आप कह रहे हैं कि PSL का इनेकाद लाजमी है क्योंकि डेफिनेटली विंडो कोई नहीं है, जैम पैक्ड स्केड्यूल है आगे मैचेस का भी, तो कितना बड़ा चैलेंजिंग होगा PCB इंतजामिया के लिए? क्योंकि अब तमाशाइयों को भी 25% तमाशाइयों को स्टेडियम में दाखिले की इजाजत दी गई है और फिर यह भी शर्त है कि सबने मास्क लाजमी पहनने हैं, वैक्सीनेटेड भी हों। तो इन तमाम तर प्रोटोकॉल्स पर अमल दरामद कितना बड़ा चैलेंज होगा PCB के लिए? ये आपने बड़ा अच्छा $1 मिलियन क्वेश्चन किया। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, ऐसी मुश्किल नागुफ्ता बे सूरत हाल में PSL को ऑर्गेनाइज करना। और फिर वो कहते हैं ना कि दूध का जला छात फूंक फूंक कर पीता है, तो पिछले साल जो जिस तरह के केसेस सामने आए और
PSL को मुलतवी करना पड़ा और फरवरी में मुलतवी हुई, फिर कहीं जाकर जून में मुत्तहिदा अरब अमारात की सख्त गर्मी में अबू धाबी में लीग के बकिया मैचेस हुए। तो इस मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन इस मरतबा साथ ऐसा लग रहा है कि कोई हाइप नजर नहीं आ रही। अभी तक कोई गाना, आज तक इस वक्त तक कोई गाना रिलीज नहीं हुआ जो ऑफिशियल सॉन्ग है आतिफ असलम और आयमा बेग का। और उसके अलावा भी मैं देख रहा हूँ नेशनल स्टेडियम कराची के अतराफ में जो कटआउट्स लग जाते थे, जो गहमा गहमी होती थी, शायद उसकी बुनियादी वजह यह है कि ओमिक्रॉन के बहुत ज्यादा केसेस, और जिस तरह आपने खुद भी कहा 46% कराची में जो है कोविड फैल गया है, तो शायद उसकी वजह से भी लोग इतनी दिलचस्पी नहीं ले रहे और इतनी वो हाइप नहीं बन पा रही कि जो पिछली 6 PSL का खासा रही है। अच्छा मेरे साहब, आपके पास ज़ाहिर है चूंकि इत्तलात अंदर की भी होती हैं, जो बैनुल अक़वामी खिलाड़ी हैं उनके तासुरात कैसे हैं? क्योंकि डेफिनेटली जो कौमी खिलाड़ी हैं ज़ाहिर है इस मुल्क के लिए वो खेल रहे हैं, हमारा फ़ख्र भी हैं और डोमेस्टिक टैलेंट को भी प्रमोट किया जा रहा है PSL के अंदर, लेकिन जो बैनुल अक़वामी खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स, उनके तासुरात क्या हैं सारी सूरत हाल में? बायोसिक्योर बबल भी है, वो पाबंदियाँ भी हैं, सख्तियाँ भी हैं। वो इसको मॉनिटर तो कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रुपया भैया, पैसे जो है वो उनको अच्छे खासे डॉलर्स मिल रहे हैं। अभी वेस्ट इंडीज का रोमन पावल जो है उसने जो है विड्रॉ किया है, लेकिन जो खिलाड़ी आ रहे हैं इस मरतबा, जो क्रिकेटर्स आ रहे हैं, अगर साथ देखा जाए तो उनमें कोई ऐसे प्रोमिनेंट क्रिकेटर्स नहीं है कि जो अपनी टीमों की नुमाइंदगी करते हो। वो क्रिकेटर्स हैं जो या तो रिटायर हो गए या ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट है। तो और फिर पैसे की चमक जो है वो भी खींच के ला रही है ना, क्योंकि इक़दामात जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किए हैं उनको मुतमईन करने के लिए, वो सारी चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं। और इतनी जो, और ज्यादातर आप देखें कि इसमें इंग्लिश क्रिकेटर्स हैं जो PSL में, जो गैर मुल्की क्रिकेटर्स हिस्सा लेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इनमें से बेशतर क्रिकेटर्स जो है वो या तो रिटायर हो चुके हैं या रिटायर होने वाले हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो उनके लिए तो ये लीग जो है ये उनकी फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए एक बड़ी हेल्पफुल साबित होगी, इसलिए वो क्रिकेटर्स आएंगे। तो बतौर एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आपको अगर ये कहा जाए कि आप जज करें इस PSL के मयार को पिछले PSL के मुकाबले में, तो फिर आप कैसा देख रहे हैं ये स्टैंडर्ड? क्या अच्छा खेल फिर पेश कर पाएंगे सारे खिलाड़ी? देखिए, अगर मैंने तो सारी PSL 2016 से लेकर अब तक जितनी भी PSL हुई है वो सारी की सारी कवर की हैं, जो दुबई कोविड सूरत हाल में पिछली PSL और इस PSL स्पेसिफिक जानना चाह रहा था। अब इस दफा साथ इन्होंने इस दफा जो है ना वो उस इंग्लिश कंपनी की खिदमात नहीं ली है जिसने बायोसिक्योर बबल बनाया था अबू धाबी में। जब पाकिस्तानी टीम यहाँ से बकिया पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जब गए थे ये सारे खेलने के लिए PSL, तो वो कंपनी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना एक तरीक़ेकार इख्तियार किया है बायोसिक्योर बबल। मेरे ख्याल में इस मरतबा ज्यादा मुश्किलात हैं बनिस्बत 2021 के, और ये आपने खुद भी कहा ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा रमीज राजा और उनके साथियों के लिए कि बहुस्ने खूबी ये PSL 27 फरवरी को अपने इख्तिताम को पहुंचे। अभी तक तो इस पर खदशात के बादल ही मंडला रहे हैं, हालांकि चीजें काफी बेहतर हो गई हैं, लेकिन इसके बावजूद सबसे बड़ी खास बात ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्पॉन्सर मिल गया HBL की सूरत में, क्योंकि ये 10 बरस तक उन्होंने स्पॉन्सरशिप करने के लिए कहा है, 2025 तक। तो आप अंदाजा लगाएं, IPL में तो स्पॉन्सर बदलते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को HBL की सूरत में एक ऐसा स्पॉन्सर मिला है कि जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा होगा। और मैं समझता हूं कि बड़ी खुशाइन बात है, लेकिन दुआ करें कि बहुस्ने खूबी ये PSL अपने इख्तिताम। यकीनन सबकी दुआ भी यही है और ख्वाहिश भी ये। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद थे और सारी सूरत हाल पर अपने माहिराना तज्जिए से हमें आगाह करें। नाज़रीन, मौसम के हवाले से यहाँ पर हम कुछ बात करेंगे और सयाहों के लिए यहाँ पर वार्निंग भी है, उन्हें खबरदार करने के लिए सूरत हाल भी है। मरी में एक मरतबा फिर से बर्फबारी के स्पेल की पेशगोई महकमा मौसमियात की जानिब से की गई है। आज से लेकर पीर की सुबह तक बर्फबारी की यह पेशगोई की गई है और यह भी कहा जा रहा है कि बर्फबारी का यह स्पेल 7 जनवरी का जो अफसोसनाक बदकिस्मत वीकेंड था जिसमें सानिया मरी रोनुमा हुआ था उससे ज्यादा शदीद बताया जा रहा है। और इस हवाले से मजीद एडवाइजरी क्या जारी की गई है और ये मौसम की सूरत हाल आने वाले दिनों में भी कैसी रहेगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान महकमा मौसमियात ज़हीरुद्दीन बाबर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया ज़हीर साहब हमें वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले ये बताइएगा क्या सूरत हाल रहेगी खासतौर पर इस वीकेंड पर सर मरी में मौसम की? जी बिल्कुल, वेदर सिस्टम अप्रोच कर रहे हैं पाकिस्तान के बेशतर हिस्सों में, खासतौर पर सेंट्रल पार्ट्स में, जिसमें पंजाब के बेशतर हिस्से शामिल हैं, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के, कश्मीर के और गिलगित बल्तिस्तान के। और जहाँ तक मरी का ताल्लुक है, मरी, गलियात, नथिया गली और उसके सराउंडिंग एरियाज में कल से आज रात, पर्टिकुलरली कल सैटरडे और संडे, हफ्ते और इतवार के रोज़ स्नोफॉल एक्सपेक्टेड है, इसी तरह रेनफॉल एक्सपेक्टेड है। और रेन और स्नोफॉल की वजह से जो रोड क्लोजर्स हैं वो भी एक्सपेक्टेड है इन एरियाज में। अच्छा सर, ये भी कहा जा रहा था कि ये जो स्नोफॉल अब एक्सपेक्टेड है इस वीकेंड में, ये गुज़श्ता वीकेंड की निस्बत ज़्यादा शदीद होगा जो 7 जनवरी वाला वीकेंड था, इसमें कितनी सदाकत है सर?
ओवरऑल जो ये रेनफॉल स्पेल है या स्नोफॉल स्पेल है, ये मॉडरेट इंटेंसिटी का है। लेकिन ये वेदर स्पेल जब हिट करता है तो वो मॉडरेट इंटेंसिटी का कहीं आइसोलेटेड प्लेसेस पे चंद एक मकामात पे जो है वो हैवी स्पेल भी दे देता है। तो इस वजह से ओवरऑल तो ये मॉडरेट है, इतनी इंटेंसिफाइड नहीं है। इंटरमिटेंट रेन होगी, वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, और इसी तरह स्नोफॉल का जो सिलसिला जो है पहाड़ों पे जारी रहेगा। लेकिन उसके अंदर ये भी है कि इसमें आइसोलेटेड हैवी फॉल्स जो हैं वो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, खासतौर पर मरी, नथिया गली, गलियात में, इसी तरह नारान, कागान और हुंजा, स्कर्दू और गिलगित के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो आइसोलेटेड हैवी फॉल्स हो सकते हैं। तो ज़हीर साहब, फिर इस स्नोफॉल के स्पेल और रेनफॉल के स्पेल जिसकी आप बात करें, जो फोरकास्ट की गई है इस वीकेंड पे, सयाहों के लिए क्या फिर आप एडवाइस करेंगे? क्या उन्हें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, और किन किन सयाहती मकामात को उन्हें रुख करना चाहिए, और कहाँ जाने से बिल्कुल इज्तनाब करना चाहिए इस स्पेल में? सबसे पहले तो आप अपना, जब भी हम ट्रैवल प्लान करने लगते हैं या सियाहत के लिए निकलने लगते हैं, तो उसको वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए और वेल प्लान्ड होना चाहिए। वेदर एडवाइजरीज अपने आप को अप टू डेट रखें। इसी तरह नेशनल हाईवे अथॉरिटीज जो हैं, जो एडवाइजरीज जारी करती हैं, इसी तरह जो लोकल गवर्नमेंट एडवाइजरीज जारी करती हैं, जो उनको उनसे अपडेट रहें और उनको बारे में आप जानते रहें क्या है आने दिनों में बारिश और स्नोफॉल का कितना इफेक्ट होगा। इसी तरह रोड क्लोजर्स के हवाले से जो NHA, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज वगैरह हैं या लोकल गवर्नमेंट्स हैं, वो भी आपको गाहे बगाए आगाह करते रहते हैं। तो उन तमाम चीज़ों से अपडेट करें, चाहे वो हम लोग माउंटेनियस एरियाज की तरफ ट्रैवल कर रहे हों स्नोफॉल देखने के लिए, या प्लेन एरियाज में ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पे पिछले दिनों फॉग की सूरत हाल थी। उन तमाम ट्रैवल करते हुए मौसम को जरूर मद्देनजर रखें और ट्रैवल को इस तरह प्लान करें कि आप कम से कम वेदर से हिट हो, वेदर जो है वो आपको कम से कम इफेक्ट करे। अच्छा और सर, ये तो आपने बालाई इलाकों का और स्नोफॉल वगैरह का बताया हमें। पंजाब के जो दीगर इलाके हैं वहां पर बारिश के हवाले से सर क्या प्रेडिक्शंस हैं इस वीकेंड पर और आने वाले हफ्ते में भी, और वहां पर मौसम कैसा रहेगा सर? रावलपिंडी, इस्लामाबाद, इसी तरह चकवाल, झेलम, फैसलाबाद, मियांवाली, लाहौर, कसूर, इन तमाम इलाकों में कल से जो है वो बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा और वक्फे वक्फे से बारिश जो है वो हफ्ता और इतवार के रोज में जारी रहेगी। इसी तरह जो सदर्न पंजाब है उसमें मुल्तान, भावलनगर, लिया, राजनपुर वगैरह के एरियाज शामिल हैं। इन एरियाज में भी बारिश जो है वो एक्सपेक्टेड है हफ्ते और इतवार। तो ये बारिश का क्या ये मुतवातिर स्पेल होगा जो 2 हफ्ते पहले भी हमने देखा पंजाब के इलाकों में था, या वक्फे वक्फे से बारिश के स्पेल होगा? और इसके साथ साथ जो मुल्क के दीगर इलाके जाते हैं, जिस तरह से कराची में भी हमने देखा कि आज से तेज हवाएं चलने का सिलसिला शुरू हो चुका है, मौसम की सूरत हाल क्या रहेगी? जी बिल्कुल, ये जो इंटरमिटेंट रेन है इसको वक्फे वक्फे से बारिश कहते हैं। विंटर के अमूमन स्पेल्स जो होते हैं वो इंटरमिटेंटली चलते हैं। इसमें भी सैटरडे और संडे को भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला, बादल ओवरऑल तो क्लाउड कवर रहेगा पूरे पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है पूरे पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के तमाम एरियाज में ये वक्फे वक्फे से हफ्ते और इतवार के रोज जारी रहेगा। जहाँ तक सिंध का ताल्लुक है, अपर सिंध के अंदर जो है वो बादल ज़्यादातर छाए रहेंगे और हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि सिंध के बाकी हिस्सों में मौसम जो है वो खुश्की होगा। बलूचिस्तान के ज़्यादातर हिस्सों में, जिसमें कोयटा, ज़ियारत, पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, नॉर्थ वेस्ट बलूचिस्तान के ज़्यादातर इलाके शामिल हैं, उनमें जो है वो आज रात और कल सुबह जो है वो बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। अच्छा सर, इस सारी सूरत हाल में हम धुंध का फैक्टर भी देखते हैं बहुत ज़्यादा। सारे शहरियों को जिन्होंने ट्रैवल करना होता है, मोटरवेज भी बंद ऑब्वियसली कर दी जाती हैं, GT रोड पर भी ट्रैफिक और हद निगाह मुतासिर होती है। तो धुंध की जो ये शिद्दत है ये कब तक जारी रहेगी और किन इलाकों में खासतौर पर ये धुंध ज़्यादा इफेक्ट करेगी सर? बारिश के मौसम में जब भी वेट स्पेल आता है, बारिश शुरू होती है, तो धुंध जो है वो सबसाइड कर जाती है। तो पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में जो है सुबह के औकात में जो धुंध की कैफियत जारी थी वो कल सैटरडे और संडे को वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और धुंध जो है वो काफ़ी हद तक सबसाइड कर जाएगी। ठीक है, और इस्लामाबाद में हम गुज़श्ता कुछ दिनों से धुंध की ये सारी सूरत हाल देख रहे हैं, ये कब तक जारी रहने की पेशगोई है, या ये भी इस वीकेंड तक जो है ये भी खत्म हो जाएगी? रावलपिंडी, इस्लामाबाद और उसके गिरदोनवा में जो भी कल से जो है, बल्कि आज रात, कल सुबह से जो है वो बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा और वक्फे वक्फे से इसी तरह मंडे मॉर्निंग तक रेन एक्सपेक्टेड है रावलपिंडी और इस्लामाबाद में।
ठीक है। और सर ओवरऑल सर्दी की शिद्दत के हवाले से क्या पेशगोई है? अब बारिशों के स्पेल जो इस वीकेंड पे ये जिसकी पेशगोई की जा रही है, जहां पर एक तरफ बर्फबारी भी है और दूसरे कई इलाका जात में बारिशों का स्पेल भी है, तो इससे सर्दी की शिद्दत में कितना असर रहेगा अगले आने वाले हफ्ते तक सर? बिल्कुल सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि दिन के वक्त में क्लाउड कवर रहेगा और जो दिन के दर्जा हरारत हैं वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। तो मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर्स में फर्क काफ़ी कम हो जाएगा। इस वजह से सर्दी की शिद्दत में पूरे पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, इसी तरह कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान वगैरह में, इन तमाम एरियाज में जो है वो टेम्परेचर्स जो हैं वो काफ़ी हद तक गिर जाएंगे और ख़ासतौर पर दिन के दर्जा हरारत जो है वो मामूल से कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से लोगों को चाहिए कि वो अपने आप को सर्दी से जो है वो बचा के रखें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़हीरुद्दीन बाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे और मौसम की सूरत हाल पर हमें अपडेट दे रहे थे। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आपने जान ली है। मरी समेत मुल्क के जो बालाई इलाके हैं और जो सयाहती मकामात हैं वहाँ पर एक मरतबा फिर से बर्फबारी के स्पेल की इस वीकेंड पर पेशगोई की गई है। अपना ट्रैवल प्लान जब करना है आपने तो मौसम की अपडेट्स पेशगी लें और हिफाजती इकदाम को यकीनन मद्देनजर रखें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल से मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान के दीगर सवालों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के पान।